जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, अब कुछ और टीम गॉड फॉरसेकन कॉन्टिनेंट में आने लगी हैं और उन सबको पता चल गया है कि वो सब टेलीपोर्ट होके अपनी सिटी के रूइंस में आए हैं। वांग मिंग और उसकी पूरी टीम शैडो के रास्ते को ही फॉलो करते करते वहीं रास्ते पे एक जगह पे छुप चुके हैं। एमसी की इतनी लूट देख के वो एमसी को कॉल करते हैं और उससे परमिशन मांगते हैं कि हम ये लूट ले लें और उसके बाद हम आपको लाइफ स्पैम दे देंगे। तो इसके लिए किंगफिंग भी हाँ कर देता है और वो फिर से इस एरिया के सारे मॉन्स्टर्स को मारने के काम को शुरू कर देता है और थोड़ी देर में उसने आके सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया था और अब इस एरिया का बॉस भी समन हो जाता है। लास्ट एपिसोड में किंगफिंग ने इस बॉस को मार मार के इसके थर्ड फेज तक पहुंचा दिया था और अब ये बॉस अपनी लाइटनिंग को पूरे रूम में चारों तरफ फैलाने लग जाता है। तो किंगफिंग अपनी ब्लैक लाइट शील्ड को एक्टिवेट करके सीधा छत के पिलर से चिपक जाता है और ओमनीमान सोचता है कि ये लगातार ग्राउंड पे लाइटनिंग स्ट्राइक किए ही जा रहा है तो मैं हवा में से ही इसके ऊपर हमला करूंगा। तो किंगफिंग अपनी गिफ्ट ऑफ लिबरेशन को एक्टिवेट करता है और डार्क लाइट शील्ड की हेल्प से सीधा उस बॉस की तरफ ही छलांग लगा देता है। उसकी लाइटनिंग एमसी की ब्लैक लाइट शील्ड से टकराती है पर शील्ड की वजह से एमसी को कोई डैमेज नहीं पड़ता। फिर अपना एमसी सीधा गिफ्ट ऑफ लिबरेशन में इंस्टेंट शैडो स्लैश से हमला करता है और एक ही हमले में उस बॉस की बॉडी चीथड़े चीथड़े उड़ जाती है। इवन मिड कट में तो उसका सर भी उड़ के दूर जाके गिरता है और अपना एमसी आराम से नीचे उतरता है। उसके नीचे उतरने से पहले उस बॉस की बॉडी गायब सी होने लग गई थी। दो नोटिफिकेशन आती हैं जिसमें लिखा था कि तुमने प्लेटिनम ग्रेड के सोल प्यूरिफायर फाइज जायर को मारा है। फिर उसे लेवल 11 तक पहुंचने के लिए कांग्रेचुलेट किया जाता है और उसके सारी मेन एट्रीब्यूट्स को 4 से इंक्रीज कर दिया जाता है और साथ ही साथ उसे 10 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स दिए जाते हैं, 20 इवोल्यूशन पॉइंट्स और 1520 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम भी दी जाती है। ये पढ़ने के बाद तो किंगफिंग बहुत खुश हो जाता है और वो आस्ते आस्ते कहता है बहुत अच्छे, पर सिस्टम की कांग्रेचुलेशन सब भी खत्म नहीं हुई है। एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा था कि तुम पहले पर्सन हो जिसने प्लेटिनम ग्रेड के बॉस को मारा है तो इसके लिए तुम्हें 10 रेपुटेशन पॉइंट मिलते हैं। और फाइनली जिसका सबको इंतजार था, अब एमसी को कांग्रेचुलेट किया जाता है सोल प्यूरिफिकेशन लैंड का मास्टर बनने के लिए। एमसी इन रिवॉर्ड से बहुत ज्यादा खुश था। अब वो बॉस मॉन्स्टर भी लाइफ स्पैम में कन्वर्ट हो गए, उसके सारे रिवॉर्ड्स नीचे गिर चुके थे पर एमसी इन्हें भी नहीं उठाता। अब तो मुझे भी इस पे गुस्सा आने लगी, इतनी सारी लूट छोड़ के आखिर ये जाना कहाँ चाहता है। वो चुपचाप पीछे मुड़ जाता है और आगे बढ़ते हुए कहता है ये हाइड आउट बस गेम में प्रोटेक्शन ही नहीं देता बल्कि इसमें स्टोरेज के भी फंक्शंस हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ सब कुछ रियल वर्ल्ड में भी लाया जा सकता है। जी हाँ, मतलब कि ये पूरा का पूरा हाइड आउट भी। किंगफिंग बताता है कि गॉड फॉरसेकन गेम के आते ही रियल वर्ल्ड के वेपन्स करोड़ होना शुरू हो जाएंगे। करोड़ होने लगेंगे मतलब कि गल के खराब से होने लगेंगे। फिर एमसी प्लेन्स, टैंक्स और मिसाइल्स को याद करते हुए बताता है कि स्पेशली सबसे ज्यादा डेडली वेपन्स जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स वो तो पहले ही दिन से अनयूजेबल हो जाएंगे। फाइटर जेट्स और टैंक्स जैसे वेपन्स को फोर्सफुली फंक्शन करा के 1-2 महीने तक चलाया जा सकता है पर अंत में वो भी कचरा मेटल्स के टुकड़े ही बन के रह जाएंगे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भविष्य में होने वाली रियल वर्ल्ड की सारी लड़ाइयाँ गॉड फॉरसेकन गेम से एक्सट्रैक्ट की हुई पावर्स पे पूरी तरह से डिपेंड होंगी और ये हाइडआउट्स जिन्हें रियल वर्ल्ड में ले जाया जा सकता है वो रियल वर्ल्ड में मैजिक डिफेंस बैरियर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं जिससे भविष्य में सभी लोग सबसे सुरक्षित स्वर्ग मानेंगे। फिर किंगफिंग शांति से थोड़ी देर के लिए एक जगह पे रुकता है और वो अपनी पास्ट की इमोशनल मेमोरीज को याद करने लगता है। फिर एकदम से वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि मेरी पिछली जिंदगी में मेरी गॉड स्लेयर गिल्ड ने इसी प्लेस को अपना बेस बनाया था और इसके बाद तो हमारी गिल्ड एक्सपेंड करती ही गई थी। भले यहाँ पर हमारी बहुत सारी अच्छी मेमोरीज हैं पर मैंने ऐसे भी बहुत से लोगों को आते जाते देखा है जो अपनी अपनी चालों और लड़ाइयों से भरे पड़े थे। फिर वो अपने आप में पूरा जोश भरते हुए कहता है कि पर इस बार मैं उसी रास्ते पे दोबारा नहीं चलूंगा। अब मैं अपने ही बलबूते पे ताकतवर बनूंगा तब तक मैं टॉप पर ना पहुंच जाऊं। फिर हमारा सीन चेंज हो गया, एक जंगली इलाके में आता है जहाँ पर अभी बारिश हो रही थी और मैं तुम्हें बता दूं ये गॉड फॉरसेकन गेम का टाउन वाला एरिया है। वहीं पर ही एक डीमन बॉस जो देखने से एक सुअर लग रहा है, सिल्वर आर्मर और एक बड़ी सी एक्स लेके सामने एमसी की बहन क्वीन शाओयू के ऊपर हमला कर रहा था। वहीं पे एक बंदा चिल्लाता है संभल के रास्ते से हट जाओ पर क्वीन शाओयू वो तो अपनी मैजिक वंड को साइड में फेंक देती है, अपने मुंह पे हाथ रखती है, कांपती हुई चिल्लाती है आ बचाओ, जैसे कोई इसे बचाने के लिए आने ही वाला है। इसका रिजल्ट तुम एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, शाओयू की बॉडी 2 भागों में बांट दी जाती है। खौफ के मारे तो बेचारी के मरने के बाद आंखें भी बंद नहीं हो पाती और अगले पल ये टेलीपोर्ट होकर अपने टाउन के टेलीपोर्टेशन सर्कल में आ जाती है। इसके ऊपर नोटिफिकेशंस आती हैं जिनमें लिखा था कि तुम मर चुकी हो, तुमने 14 सालों की नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम और 2 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम खो दी है। अब ये लड़की तो पड़े पड़े सदमे में ही चली गई थी। वो रोतलू शकल बनाते हुए कांपती आवाज में कहती है मर गई, मैं फिर से मर गई। उसका टीममेट इसे कांटेक्ट करते हुए इसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है डैम इट,
उस बॉस की एक्स इतनी ज्यादा बड़ी थी फिर भी तू उसे डॉच नहीं कर पाई। ये सुन के ये लड़की तुरंत सदमे से बाहर आती है और वो इससे कहती है, हाँ तू किस पे इंजाम लगा रहा है, तू एक टैंक है, तू ठीक से उस बॉस का एग्रो भी खींच नहीं पाया, उसके बाद भी तू मुझे ब्लेम कर रहा है डॉच ना करने के लिए, बस जाके मर जा वहीं। जो सुनकर तो इसका टीममेट गुस्से के मारे लाल पीला होने लग जाता है और वो इसके ऊपर चिल्लाता है कि वो एक एओई अटैक था जो एक एरिया में सबके ऊपर पड़ता है, इडियट, ऐसे अटैक्स सबको डॉच करने पड़ते हैं, मैं ऐसे अटैक्स का एग्रो कैसे खींच सकता हूँ। और अगले ही पल इस लड़के के पास नोटिफिकेशन आती है कि लेवल 8 का प्लेयर गेल स्टॉर्म तुम्हारी पार्टी को छोड़कर जा चुका है। इसके अगले ही पल इस लड़की की शक्ल बेकारियों की तरह होने लग जाती है, देखने से लग रहा है कि अगले ही पल में बस रोने ही वाली है। तभी इसकी दोस्त की इसके पास आवाज आती है, वो इसे कांटेक्ट करते हुए बताती है कि शायू टैंक यहाँ से भाग गया, वो बॉस मेरा पीछा कर रहा है, प्लीज मेरी मदद करो। और अगले ही पल इसे जोरदार चीखने की आवाज आती है जो कि होती है उसी बॉस की एक्स जिसने इसके सर को 2 भागों में बांट दिया। और बस थोड़ी ही देर में शायू की दोस्त भी उसी के पास टेलीपोर्ट होके आ जाती है और शायू को तो इसे दिलासा देने के लिए कोई शब्द नहीं मिलते। फिर शायू की दोस्त अपने होश संभालती है और वो शायू से कहती है कि शायू कैसा रहेगा हम पहले छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को ही फार्म करें लेवल अप करने के लिए, हमारे पास अभी लाइफ स्पैम की बहुत कमी है और मुझे डर लग रहा है। तो शायू कहती है, हाँ तुम सही कह रही हो। तभी पूरे टाउन में एक नोटिफिकेशन गूंजने लगती है कि जियांगहाई सिटी का प्लेयर शैडो पहला पर्सन बन चुका है जिसने प्लेटिनम ग्रेड के बॉस को हराया है, जिससे उसे 10 रेपुटेशन पॉइंट दिए जाते हैं। ये सुन के नीचे खड़े 2 लोग चिल्लाने लग जाते हैं, व्हाट द हेल, पहला बॉस किलर हो भी अकेले, ये तो इंसेन है। ज्यादातर लोग तो अभी तक कॉन्टिनेंट तक पहुंचे भी नहीं है और शैडो ऑलरेडी वहाँ फार्मिंग कर रहा है, वो भी अकेले। यहाँ काले आई पैच वाली लड़की कहती है, शैडो फिर से, क्या किसी को इसके रियल आइडेंटिटी के बारे में पता भी है? शायू और उसकी दोस्त भी नोटिफिकेशन देखती है और शायू कहती है, क्या प्लेटिनम ग्रेड, मैंने तो अभी तक एक गोल्ड ग्रेड का मॉन्स्टर देखा भी नहीं। उसकी दोस्त कहती है कि ये बंदा कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। पर ये सुन के शायू की शक्ल जहरीली नागिन की तरफ बिगड़ने लग जाती है और वो मन ही मन सोचती है कि आखिर ये लोग इतने ज्यादा कमजोर क्यों हैं जो सिल्वर बॉस को मारने के लिए भी इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, और इस नर्क में ये कमीना शैडो इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है जो पहला प्लेटिनम किल कर रहा है वो भी अकेले के दम पे। फिर हमारा सीन चेंज होकर गॉड फोर्सेकन गेम में एमसी के ही नए हाइड आउट में आ जाता है। वहीं पर ही एमसी अपनी सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर रहा होता है और वो अपनी पावर्स को फील करते हुए कहता है, सोल प्यूरिफायर को मारने के बाद मैं लेवल 10 से लेवल 11 तक पहुंच गया हूँ। लेवल 10 के बाद हर लेवल अप पे हर एट्रीब्यूट 4 से प्लस हो जाता है और 10 एट्रीब्यूट पॉइंट्स भी मिलते हैं। मैं अपने एट्रीब्यूट पॉइंट्स को एजिलिटी में ही तब तक इन्वेस्ट करता रहूंगा जब तक मेरी एजिलिटी इतनी ज्यादा हाई हो जाए कि जिसे मैं अपनी स्टेल्थ के साथ कंबाइन करूं तो ज्यादातर बॉसेस को मैं बिना डैमेज खाए आसानी से मार पाऊं। फिर अपना एमसी अपनी ग्रीडी हैंड स्किल को एक्टिवेट करता है और उसे एक्टिवेट करते उसके अंदर से बहुत ज्यादा गोल्डन ऑरा निकलने लगता है और अपना एमसी कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि मेरे को प्लेटिनम बॉस इतने ज्यादा एवोल्यूशन पॉइंट्स दे देगा, मुझे इससे पूरे 20 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिल गए हैं जिससे अब मैं अपनी ग्रेडी हैंड को इवॉल्व कर सकता हूँ। इतना कहते ही उसके पास नोटिफिकेशन आती है कि तुमने 210 इवोल्यूशन पॉइंट्स को कंज्यूम कर लिया है, अब तुम्हारे पास 15 ही बचे हैं। तुम्हारी असेसन टाइप स्किल ग्रेडी हैंड एपिक ग्रेड से अब लेजेंडरी ग्रेड की बन चुकी है। इसमें पहले 1 बोनस लूट पाने का चांस 300% था, अब वो चांस 500% हो गया है। बोनस लूट का भी 100% चांस है कि वो 1 ग्रेड हायर की होगी और इसमें एक ब्रांड न्यू पैसिव इफेक्ट भी जुड़ गया है। ये है ग्रीडी स्पेस जो तुम्हारे स्टोरेज में 100 आइटम्स के स्लॉट्स को ऐड कर देता है। जो खुशी प्यासे को पानी पीने पे होती है वही खुशी एमसी को ये इफेक्ट मिलने पे हो रही है। ये पढ़ के एमसी की आंखें खिल उठती हैं और वो कहता है, बहुत अच्छे, अब मेरी बोनस लूट 3 से 5 हो गई है और अब मेरे स्टोरेज में 100 एक्स्ट्रा स्लॉट्स भी आ गए हैं। फिर शैडो इस प्लेटिनम बॉस के लूट के ऊपर अपनी ग्रेडी हैंड स्किल का इस्तेमाल करता है जो कि अब लेजेंडरी ग्रेड की हो गई है। इसका एनिमेशन भी पहले से बहुत क्लियर हो गया है। तभी 2 नोटिफिकेशंस आती हैं कि तुमने 5 बोनस लूट आइटम्स को पाया है, तुम्हें 100 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले हैं जो कि अब 115 हो चुके हैं। फिर क्विंग फिंग बाकी लूट को भी देखते हुए कहता है कि इसके अंदर से मुझे 2 असेसन आइटम्स और 1 स्किल बुक भी मिली है, पर इसे यूज करने के लिए मेरा लेवल अब भी बहुत कम है। क्योंकि मैं इन्हें अभी यूज कर ही नहीं सकता तो मैं इन्हें अभी हाइड आउट में ही स्टोर करके रख देता हूँ। फिर क्विंग फिंग अपना हाथ घुमाते हुए अपने नेकलेस के अंदर से अपने डिवोटी फॉलोअर को बाहर निकालता है जो कि घुर्राते हुए बाहर आ जाता है। क्विंग फिंग इसे ऑर्डर देता है कि सारी की सारी लूट को पैलेस के अंदर ले आओ और एक ही जगह पे ढेर लगा दो। तो उसका फॉलोअर भी सर हिला के घुर्राते हुए लूट की तरफ आगे बढ़ने लगता है और अपना एमसी कहता है, मेरे पास अब भी 115 इवोल्यूशन पॉइंट्स हैं, तो मेरी जो स्किल अभी तक एपिक ग्रेड तक नहीं पहुंची है मैं उन्हें एपिक ग्रेड तक पहुंचाने के लिए इनका
इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर एमसी अपनी शैडो स्टेल्थ को 3 बार इवॉल्व करता है जिसमें उसके 42 इवोल्यूशन पॉइंट लगते हैं। स्टेल्थ की ड्यूरेशन 36 से 60 हो चुकी है। स्टेल्थ ब्रेक का डैमेज जो पहले 300 से इंक्रीज होता था अब वो 500 से इंक्रीज होगा। इसका कूलडाउन जो 22 सेकंड का था वो 15 सेकंड का ही हो गया है और एमसी के कूलडाउन रिडक्शन की वजह से ये बस 8 सेकंड का ही रह गया है। फिर एमसी अपनी बैकस्टैप इंचेंटमेंट को भी 2 बार इवॉल्व करता है जिससे वो भी एपिक ग्रेड में पहुंच जाती है। उसके लिए उसे 34 एवोल्यूशन पॉइंट लगते हैं। पहले बैकस्टैप करने पे बोनस डैमेज 50% इंक्रीज होता था अब वही 75% इंक्रीज होगा। फिर एमसी 6 एवोल्यूशन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके एब्सोल्यूट डार्कनेस स्किल को एपिक ग्रेड तक पहुंचा लेता है। ये स्किल एक रेंज में अपने एनिमीज के ऊपर एक अंधा करने वाली लाइट को रिलीज करती है। जो पहले दुश्मनों को बस 10 सेकंड के लिए अंधा करती थी वो अब 16 सेकंड के लिए करेगी। दुश्मन का मेंटल एट्रीब्यूट जितना ज्यादा हाई होगा इसकी ड्यूरेशन उतनी ज्यादा कम हो जाएगी। इसका कूलडाउन पहले 60 सेकंड का था, एमसी के लिए वो 34 सेकंड का ही था पर अब भी इसका कूलडाउन चेंज नहीं हुआ। पर इस स्किल की रेंज 20 मीटर की थी वो जरूर 50 मीटर की हो गई है। इतनी स्किल्स को इवॉल्व करने के बाद एमसी अब बाकी पावरफुल बॉसेस से फाइट करने के लिए एकदम कॉन्फिडेंट लग रहा था। पर तभी उसे एक ऐसी स्किल के बारे में याद आता है जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पर उसे अभी तक इसने इवॉल्व ही नहीं किया और वो स्किल है कर्स ऑफ ब्लॉसमिंग फ्लावर। वो उसे 33 पॉइंट देके 3 बार इवॉल्व करता है जिससे अब ये लेजेंडरी ग्रेड तक पहुंच चुकी है। इस स्किल को प्लेयर के मरने के बाद 60 सेकंड के अंदर अंदर उनकी डेड बॉडी पे यूज किया जा सकता है। जिस भी डेड बॉडी के ऊपर इस कर्स का इस्तेमाल किया जाएगा वो डेड बॉडी परमानेंटली गायब हो जाएगी। पर लेजेंडरी ग्रेड पे पहुंचने के बाद इसमें 2 नए इफेक्ट भी आए हैं। पहला है अब ये टारगेट की बची हुई नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम के अंदर से भी 50% लाइफ स्पैम को एब्जॉर्व कर सकता है और दूसरा है कि ये आसपास फैले हुई नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम के लाइट ऑर्ब्स को भी एब्जॉर्व कर सकता है। हाँ, पहले लाइट ऑर्ब्स को सिर्फ मॉन्स्टर्स ही एब्जॉर्व कर सकते थे। यहाँ ये पढ़ के क्विंग फैंग भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो एकदम से चिल्लाता है, क्या ये नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम के ऑर्ब्स को भी एब्जॉर्व कर सकता है? इस नए इफेक्ट को देख के तो इसकी भी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। फिर वो एक बहुत ही डेंजरस प्लेस को याद करता है जहाँ पर रात के अंधेरे में बहुत सारे आइलैंड आसमान में तैर रहे थे। वो सोचता है बहुत सारे हाई लेवल एरियाज के अंदर और बहुत ही पावरफुल बॉसेस की रेंज जोन्स के अंदर लाइफ स्पैम के सोखने की रफ्तार 100 या 1000 गुना भी बढ़ जाती है और इतनी तेजी से लाइफ स्पैम ड्रेन होने की वजह से सबसे पहले जो चीज खत्म होती है वो होती है नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम। पर आज के बाद मुझे नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम की कमी कभी नहीं होने वाली। इसे तो सच में एक गॉड टियर स्किल भी कहा जा सकता है। तभी वही वॉरियर लड़की जिसका नाम शायद मिल्की वाइट है, ये लड़की एमसी को कांग्रेचुलेट करती है पहला प्लेटिनम बॉस किल करने के लिए। पर क्विंग फैंग इस सुंदर लड़की को देखते हुए भी हाँ बढ़िया थैंक यू ऐसा कुछ नहीं कहता। वो कहता है काम कैसा चल रहा है? तो ये लड़की बताती है मेरे पास एक गुड न्यूज है, फाइनली डोंगफेंग जियान अभी अभी लॉग आउट कर गया है और मैंने पता लगाया है कि उसकी पूरी फैमिली जियांगनान रेस्टोरेंट में गैदरिंग कर रही है। इधर एमसी के डिवोटी फॉलोअर ने पूरे पैलेस की लूट जमा करके उसके सामने ही ढेर लगा के रख दी थी। एमसी इस लड़की की बात सुनते हुए कहता है हाँ तुमने अच्छा काम किया। तो लड़की कहती है बॉस यही तो मेरा काम था पर आपको उस डोंगफेंग जियान को खत्म करना ही पड़ेगा वरना मेरा तो खेल खत्म हो जाएगा। तो एमसी कहता है तुम चिंता मत करो। फिर इधर एमसी अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और अपने सामने पड़ी सारी लूट को अपनी इन्वेंट्री में अंदर रखने लगता है और वो कहता है मैंने यहाँ के सारे आइटम्स को अंदर रख लिया, उसके बाद भी मेरी इन्वेंट्री के आधे स्लॉट्स खाली हैं। ये ग्रीडी स्पेस के 100 स्लॉट्स सच में बहुत ज्यादा यूजफुल हैं। चलो पहले जाके मैं वांगमिंग से मिलता हूँ और उसको ये सारी चीजें बेच देता हूँ। फिर हमारा सीन चेंज होकर वांगमिंग की टीम की तरफ आता है। वहीं पर ही आन और लिटिल ब्लैक को सामने से शैडो दिखाई देता है। आन तो बहुत ही खुशी से एकदम से चिल्लाती है देखो शैडो यहीं पर ही आ रहे हैं। वो खुशी से झूमते हुए बॉस बॉस चिल्लाते हुए एमसी को गले लगाने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है। पर शैडो वो अपना एक हाथ बढ़ा के इसे बीच रास्ते में ही थाम लेता है और वो कहता है हमेशा की तरह मैं प्राइस सेट करूंगा, अगर तुम्हें पसंद ना आए तो मत खरीदना। इसमें 30 से भी ज्यादा कॉमन और ब्राउन टियर के आइटम्स हैं तो इसमें मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा और 950 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम में तुम ये सब खरीद सकते हो। और यहाँ क्विंग फैंग के कड़क हाथों की वजह से आन्यू के मुंह पे उसके हाथ का हैंड प्रिंट बन चुका था। ये लड़की फिर भी हंसते हुए बताती है ये तो एकदम सही है। और जो चीजें हमने यहाँ से उठाई थी उन सब की कीमत मिला के एस्टिमेटेड लाइफ स्पैम 1000 दिनों से थोड़ी ज्यादा थी तो मैं इन सबको राउंड अप करके 2000 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम दे दूंगी। तो क्विंग फैंग जवाब देता है ये तो डील रही। फिर वो इसके सामने एक और नोटिफिकेशन विंडो को ओपन करता है और वो कहता है कि इन आइटम्स में गोल्ड टियर के, सिल्वर टियर के और इवन प्लेटिनम टियर के गियर्स भी हैं। इन सब की कीमत लगभग 18,000 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम होगी। यहाँ पर ये लड़की बहुत ज्यादा हैरान हो रही थी और ये कहती है प्लेटिनम। वो अपनी कमर क्विंग फैंग की तरफ झुकाते हुए अपने 2 एसेट्स को एमसी को दिखाते हुए कहती है कि मेरे पास खुद के पास भी बस एक गोल्ड टियर का इक्विपमेंट ही है। अब कोई शक नहीं कि आप एक एक्सपर्ट हो, आप तो प्लेटिनम टियर के गियर्स को बेच भी सकते हो। वो खुशी से कहती है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब हमारी जांघाई सिटी का डेवलपमेंट आपकी मदद
तरह से बहुत ही तेजी से टेक ऑफ कर जाएगा। थैंक यू ब्रदर शैडो। तो किंग फैंग कहता है नो प्रॉब्लम, मैं तो बस थोड़ा सा हाथ बटा रहा हूँ। तभी लिटिल ब्लैक थोड़ी शरारतें करते हुए थोड़ी क्यूट एक्ट करने लगती है और वो कहती है कि ब्रदर आपकी इन्वेंट्री इतनी ज्यादा बड़ी क्यों है, आप कोई डोरमन वोरमन हो क्या? पर अपना स्ट्रेट अप क्वीन फैंग वो तो इस मजाक पे हंसने की वजह अपनी पलक भी नहीं झपकाता और वो सीधा सीधा इससे कहता है लगता है अब तुम लोगों की इन्वेंट्रीज बढ़ चुकी हैं। चलो अब चलते चलते मैं तुम लोगों को एक छोटी सी टिप दे देता हूँ। इस रूइन सिटी के बीचों बीच एक पत्थर का स्टैचू है, अगर तुम वहाँ ध्यान से ढूंढोगे तो वहाँ तुम्हें नीचे जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ मिलेंगी और वहीं पे जब तुम नीचे पहुंचोगे तो वहाँ एक टेलीपोर्टेशन सर्कल होगा जिसकी मदद से तुम वापस स्टार्टिंग विलेज में टेलीपोर्ट हो पाओगे। फिर क्विंग फैंग पीछे मुड़ जाता है और थोड़ा आगे जाने के बाद कहता है कि पर ध्यान रखना कि पहली बार उसे यूज करने पे तुम्हें 500 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम देनी पड़ेगी, पर वापस यहाँ आना तुम लोगों के लिए फ्री होगा। इसके बारे में ध्यान से सोचो और मैं अब चलता हूँ। क्विंग फैंग के यहाँ से जाने के बाद पीछे से आनियो जोर जोर से खुशी के मारे उछलने लग जाती है और वो हंसते हंसते चिल्लाती है देखा देखा मैंने बोला था ना ये जरूर एक रीइंकार्नेटेड पर्सन होगा, वरना कैसे इसको इतनी हिडन इन्फॉर्मेशन पता हो सकती है। बगल में वार्मिंग इसकी एक्साइटमेंट से घबराते हुए डरते डरते कहता है कैप्टन आन थोड़ा सा धीरे धीरे, आप ऐसे मत बोलिए, आप मुझे डरा रही हो। तभी कैप्टन आन एक सडक्टिव पोज बनाती है और क्विंग फैंग की लेवल वाला कैन अपने बम पे रखते हुए कहती है कि कैसा रहेगा कि मैं शैडो से फ्लर्ट करने का ट्राई करूं। तो ये देख के वार्मिंग और लिटिल ब्लैक बिल्कुल चुपचाप इरिटेट होते हुए इसको बस घूरने लग जाते हैं। इन्हें देख के साफ पता चल रहा है कि इस एक्टिंग से इन लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और यहीं पर ही 28 चैप्टर खत्म हो जाता है। हमारे आज के एपिसोड की शुरुआत होती है। यहाँ क्विंग फैंग वार्मिंग को अपने सामान बेचने के बाद इन लोगों से थोड़ा दूर निकल आता है और फिर वो अपने सिस्टम को एक्टिवेट करता है और उस ऑप्शन पे क्लिक करता है जहाँ से वो अपनी एबिलिटीज को रियल लाइफ में एक्सट्रैक्ट कर सकता है। क्विंग फैंग कहता है कि अभी मेरा लेवल भी बहुत ज्यादा हाई हो चुका है और मेरी क्लास एडवांसमेंट भी एक्टिवेट हो गई है, तो मुझे इन दोनों को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। अगले ही पल एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने 27,000 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम कंज्यूम कर ली है, जिससे तुम्हारा लेवल सिंक्रोनाइजेशन और क्लास एडवांसमेंट सिंक्रोनाइजेशन दोनों ही सिंक्रोनाइज हो चुके हैं और अब तुम इनकी पावर का रियलिटी में भी इस्तेमाल कर पाओगे। इनको सिंक्रोनाइज करने के बाद क्विंग फैंग के अंदर से गोल्डन शाइनी ऑरा निकलने लगता है, जिसे फील करने के बाद एमसी कहता है ये तो बहुत शानदार है, अब आगे मुझे अपनी स्किल्स को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। मैंने पहले स्टेल्थ को एक्सट्रैक्ट किया था पर वो सिर्फ लेवल 1 की थी, और इस बार मैं सिर्फ अपने रियल लाइफ के स्टेल्थ के लेवल को ही नहीं बढ़ाऊंगा बल्कि मैं और भी ज्यादा स्किल्स को एक्सट्रैक्ट करने वाला हूँ। फिर क्विंग फैंग 1946 दिनों की लाइफ स्पैम का इस्तेमाल करके अपने स्टेल्थ के लेवल को लेवल 10 तक पहुंचा लेता है। इसके बाद तो क्विंग फैंग कहाँ जिस भी स्किल पे जाए उसे वो एक्सट्रैक्ट करने लगता है, जैसे 900 दिनों में बैक स्टेप इनहेंसमेंट, 1000 दिनों में ग्रीडी हैंड, 3200 दिनों में इंस्टेंट शैडो स्लैश, 5366 दिनों में घोस्ट ब्लर, 1699 दिनों में ब्लूमिंग कर्स फ्लावर, 11313 दिनों में ब्लैक लाइट शील्ड। और इतनी सारी स्किल्स को खरीदने के बाद एमसी का इनसे लेवल सिंक्रोनाइजेशन भी कंप्लीट हो जाता है और अब क्विंग फैंग के पास बस 7480 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम ही बची है। इसके बाद क्विंग फैंग कहता है कि अब बारी है मेरे इक्विपमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करने की। देन वो 3600 दिनों में गोल्ड ग्रेड के जूते बूट्स ऑफ कंसीलमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करता है। हाँ, इन जूतों का नाम भी बदल दिया है, पहले कुछ और था। देन वो 3394 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम में गोल्ड ग्रेड का डिवोटी पेंडेंट को एक्सट्रैक्ट करता है। फिर वो इस पेंडेंट के बारे में थोड़ा सोचते हुए बताता है कि ये गोल्ड ग्रेड का डिवोटी पेंडेंट सच में बहुत ज्यादा यूजफुल है। ये ना सिर्फ मेरी स्किल्स के कूलडाउन को कम करता है बल्कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये एक सिल्वर ग्रेड के डिवोटी फॉलोअर को समन करता है, जो कि वर्चुअली अभी के लिए रियलिटी में तो इनविंसिबल ही है। पर इनके चक्कर में मैं इतने समय से लाइफ स्पैम बचा रहा था, वो सारी की सारी सेविंग्स एक ही बार में खत्म हो गई। मेरे पास अब बस 486 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम बची। हाँ, पर चलो ये भी बढ़िया है कि अब मेरी रियलिटी में स्ट्रेंथ गेम से ज्यादा डिफरेंट नहीं है। फिर क्विंग फैंग खुद को इस गेम से लॉग आउट करने लगता है और वो गायब होते हुए कहता है मुझे अब भी बहुत सारी लाइफ स्पैम कमानी होगी। अब जब मैं अगली बार गेम में वापस आऊंगा तो मैं इतनी लाइफ स्पैम कमाऊंगा कि अगली बार ऑफलाइन जाने से पहले मैं अपने आप को रियलिटी से पूरी तरह से सिंक्रोनाइज कर सकूं। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हमें रियलिटी में कहीं से बहुत ज्यादा ब्लैक स्मोक निकलती हुई दिखाई जाती है। फिर हमें नीचे क्विंग फैंग को दिखाया जाता है और ये इतनी सारी ब्लैक स्मोक क्विंग फैंग के अंदर से निकल रही थी और इस स्मोक में क्विंग फैंग सच में बहुत डेंजरस लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर किसी आत्मा का साया है। फिर क्विंग फैंग एक गहरी सांस भरता है जिससे उसका ये ब्लैक ऑरा गायब हो जाता है। फिर वो अपने घर के पलंग पे आराम से बैठ जाता है और थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है कि क्वेंसीसी को इस जगह के एड्रेस के बारे में पता है, तो सबसे पहले सेफ रहने के लिए मैं ये जगह बदलना चाहूंगा। और अगर मैं अपनी सोल प्यूरिफिकेशन लैंड को रियलिटी में एक्सट्रैक्ट करना चाहूँ तो वो लगभग 1300 सालों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम में तो आएगी ही, ये इससे ज्यादा भी हो सकती है। अभी तो मैं बिल्कुल गरीब हो चुका हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, तो सबसे पहले मुझे एक टेम्परेरी रेसिडेंस ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे मैं अभी के लिए रह सकूँ। फिर क्विंग फैंग अपने हाथ को उठाता है और उसके बाद वो अपने ग्रेडी हैंड के ग्रेडी स्पेस
स्पेस का इस्तेमाल करता है और यहाँ की सारी चीजों को उसके अंदर रखने लगता है। बेड, कबर्ड, टेबल सब कुछ उसके अंदर ही समाने लगता है और बस पलक झपकते ही क्वेंगफेंग के रूम का सारा सामान उसकी इन्वेंट्री में चला जाता है। पर मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, क्वेंगफेंग ने तो अपने रूम का सामान ही अपनी इन्वेंट्री में रखा है, फिर इसका रूम इतना चमकने धमकने कैसे लग गया? क्या उसने धूल मिट्टी भी अपनी इन्वेंट्री में रख ली क्या? हाँ जो भी हो, यहाँ क्वेंगफेंग अपना सारा सामान इन्वेंट्री में रखने के बाद हंसने लग जाता है और वो कहता है कि ग्रीडी हैंड के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ स्पेस सच में बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी की सारी चीजें डायरेक्टली मेरी पॉकेट में ही आ गई हैं। तभी क्वेंगफेंग तुरंत छलांग लगा के अपने रूम की खिड़की पे बैठ जाता है और वो खिड़की पे बैठे बैठे अपना मोबाइल चलाते हुए कहता है कि डोंगफेंग जियान अभी जियांगनान होटल में है, जो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। फिर वो ऊपर ये गहरी सांस भरता है और वो कहता है कि मेरी अभी की रफ्तार के हिसाब से मैं वहाँ 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। और वो फुल स्पीड में उसी बिल्डिंग से ही कूद जाता है और कूदने से पहले उसने अपनी स्टेल्थ को एक्टिवेट कर लिया था और यहाँ इसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो गई है कि अब तो हमें भी ब्लर ही दिखाई दे रहा है। क्वेंगफेंग जिस जियांगनान होटल की तरफ आगे बढ़ रहा है, हमारा सीन चेंज होकर उसी होटल में आ जाता है। इसी होटल में डोंगफेंग जियान अपने पूरे परिवार के साथ डिनर कर रहा है। इसी टेबल पे खाना खाते खाते एक बंदा कहता है, हमारी अभी की सिचुएशन को देखने से ऐसा लगता है कि उस गेम की अलग अलग एबिलिटीज और लाइफ स्पैन रियल वर्ल्ड पे भी अफेक्ट करती हैं। ये हमारी डोंगफेंग फैमिली के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस बार जाइनर ने बहुत अच्छा काम किया, ना सिर्फ उसने गेम के अंदर इतनी जल्दी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा लिया बल्कि एक ग्रुप भी क्रिएट कर लिया। यहाँ जाइनर मतलब कि डोंगफेंग जियान की बात हो रही है। यहाँ डोंगफेंग जियान कहता है, ग्रैंडपा ये तो वही चीज है जो मुझे करनी चाहिए, डोंगफेंग फैमिली के मेंबर होने के नाते मैं इतना तो आसानी से कर ही सकता हूँ। तो इनका ग्रैंडपा कहता है कि जाइनर की ग्रोथ को देखते हुए मुझे भी राहत मिल रही है। इस बार हमें बहुत बड़े अमाउंट में ट्रेडेबल लाइफ स्पैन मिली थी, तो हमने उस सब से बहुत सारी स्किल्स और इक्विपमेंट्स खरीद लिए और इतनी सारी स्किल्स इक्विपमेंट्स हमने इसीलिए खरीदे हैं ताकि हमारी फैमिली के कोर मेंबर्स जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लेवल 10 तक पहुंच सकें, ताकि वो इस नए एरा में निखर के आगे बढ़ सकें और हमारी डोंगफेंग फैमिली का इन्फ्लुएंस रियलिटी में पूरी दुनिया में फैला सकें। रियलिटी और गेम दोनों ही फ्रंट में अगर हमारी फैमिली ऐसे ही डेवलप करती रही तो हमारी फैमिली डेफिनेटली एक रीजनल ओवरलॉर्ड बन जाएगी और इसके बाद तो 10,000 सालों की फैमिली या 10,000 सालों की डायनेस्टी बनाना भी कोई सपना नहीं रह जाएगा। यहाँ पर डायनेस्टी का मतलब किंगडम से। और इस बुड्ढे की बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि इसने 2-4 पैक ज्यादा चढ़ा लिए हैं। पर इस बुड्ढे की बातें सुन के डोंगफेंग जियान थोड़ा सीरियस लुक देने लगता है और उस बुड्ढे को घूरते हुए मनी मन सोचता है, डैम ये बुढ़ा आदमी, इसकी आधी बॉडी पहले ही कब्र में घुस चुकी है, उसके बावजूद ये फैमिली पैट्रियार्च की पोजीशन पे सुपर ग्लू लगा के चिपका हुआ है, फिर भी इसके ऊपर से इसको इमोर्टल्स की तरह हमेशा के लिए जीना है। फिर वो एकदम सीरियस लुक के साथ अपनी किलिंग इंटेंट रिलीज करते हुए अपना डेडली प्लान अपने मनी मन सोचता है, हाँ जैसे ही मैं शैडो को अपने कब्जे में कर लूं उसके बाद सबसे पहले मैं उसे फोर्स करूंगा ताकि वो अपने सीक्रेट्स मुझे बताए और फिर मैं उसे अपने लिए लाइफ स्पैम कमाने वाली मशीन की तरह इस्तेमाल करूंगा। एक बार मैं रैंकिंग लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पे आ जाऊं फिर तो तुम सबको मरना ही होगा। वाह भाई बाप 10 नंबरी तो बेटा 100 नंबरी। दद्दू को राजा बनना और पोते को रैंक नंबर 1। फिर उसका दद्दू डोंगफेंग जियान से कहता है, अरे हाँ वैसे तुम लास्ट टाइम शैडो के साथ डील करने वाले थे ना, उसकी अरेंजमेंट्स कैसी रही? तो डोंगफेंग जियान मुस्कुराते हुए फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, ग्रैंडपा आप सुनिश्चित रहें, मैंने एक भरोसेमंद औरत को ढूंढ लिया है जो शैडो को लूर करके उसकी आइडेंटिफिकेशन का पता लगा लेगी और जल्दी हमारे पास इसकी भी न्यूज आ ही जाएगी। दद्दू कहता है कि ध्यान रहे उसे जिंदा पकड़ना, अगर शैडो जैसा बंदा हमारी डोंगफेंग फैमिली को सर्व करने के लिए होगा तो ये हमारी फैमिली के लिए बहुत ही बड़े बड़े बेनिफिट्स लेके आएगा। जो सुन के डोंगफेंग जियान भी हाँ कहता है। ये लोग बात कर ही रहे थे तभी हमारा सीन चेंज होकर बाहर की तरफ आता है जहाँ पर क्वेंगफेंग ने सारे गार्ड्स को निपटा दिया है और वो अंदर से आ रही आवाजों को सुनता है। वहाँ पर दद्दू की आवाज आ रही थी, चलो डोंगफेंग फैमिली के रिवाइवल के लिए सभी लोग टोस्ट करते हैं, और ड्रिंक करते हुए सभी लोग डोंगफेंग फैमिली की लंबी उम्र के लिए चिल्ला रहे होते हैं। इधर क्वेंगफेंग इन लोगों की बकवास को इग्नोर करते हुए मनी मन सोचता है कि मुझे नहीं लगा था कि नोबल फैमिली मेंबर्स के पास एक्चुअली में गन्स भी होंगी। घोस्टली ब्लर और ब्लैक लाइट शील्ड से मैं 100% डॉच रेट को अचीव नहीं कर सकता, पर मैंने अपने आर्मर को रियलिटी में एक्सट्रैक्ट किया ही नहीं। तो क्वेंगफेंग अपने डिवोटी के पेंडेंट से उसके डिवोटी को बाहर निकालता है और वो मनी मन सोचता है कि मेरे सर या दिल में कहीं एक बुलेट घुस गई तो मैं पक्का मारा जाऊंगा, तो मुझे अब भी केयरफुल रहना पड़ेगा। फिर क्वेंगफेंग इस घुर्राते हुए डिवोटी फॉलोअर की तरफ देखते हुए मनी मन सोचता है कि इस डिवोटी फॉलोअर के पास मेले अटैक्स के लिए बड़े बड़े नाखून है और दूर से हमला करने के लिए ग्रीन फ्लेम्स हैं, और एक सिल्वर ग्रेड का बॉस होने के लायक डिवोटी
फॉलोअर के पास स्ट्रॉन्ग डैमेज एब्जॉर्प्शन है, भले ही फायर आर्म्स के द्वारा इसके ऊपर हमला क्यों ना किया जाए, ये लंबे समय तक इन सबको झेल जाएगा। फिर क्विंगफिंग इसे ऑर्डर देता है, जाओ अंदर जाओ और किसी भी सर्वाइवर को जिंदा मत छोड़ना। तो डिवोटी फॉलोअर भी इसकी बात मानते हुए सीधा दरवाजे को लात मार के खोलता है और इसके अंदर आ जाता है। लोगों को पार्टी में कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर चीज क्या है। पहले लोग थोड़ी देर इसे घूरते हैं, फिर एकदम से चिल्लाने लग जाते हैं कि आखिर ये क्या चीज है, कौन है तू, यहाँ पर कैसे आ गया। पर डिवोटी फॉलोअर जब सामने जिंदा इंसानों को देखता है तो ये जोर से दौड़ते हुए इन्हीं की तरफ आगे बढ़ने लगता है। पीछे से डोंगफेंग जियान भी चिल्लाता है, नहीं ये कैसे पॉसिबल है, यहाँ पर ये तो एक गॉड फॉरसेकन गेम का एक मॉन्स्टर है, सभी लोग फायर करो तुरंत। उसके सारे गार्ड्स ने अपनी गन्स को पहले ही इसके ऊपर पॉइंट कर लिया था और ऑर्डर मिलते ही ये तुरंत ही उसके ऊपर गोलियों की बारिश कर देते हैं। पर इतनी गोलियां खाने के बावजूद ये डिवोटी फॉलोअर घुर्राते हुए आगे बढ़ रहा था और अंदर आते ही ये जोर से अपनी ग्रीन फ्लेम्स का हमला इन गार्ड्स के ऊपर करता है। सभी लोगों का शरीर बहुत ही तेजी से इन्हीं ग्रीन फ्लेम्स में जलने लगता है, सब जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। तभी वो फॉलोअर तेजी से आगे बढ़ता है और इन्हीं गार्ड्स के कैप्टन के ऊपर अपने बड़े बड़े नाखूनों से हमला करके उसकी बॉडी के आर पार अपना हाथ घुसा देता है, जिसे देख के ये कैप्टन और बाकी सारे गार्ड्स बहुत हैरान हो गए थे। पर ये डिवोटी फॉलोअर अपना मैसेकर कंटिन्यू रखता है। एक मेहमान को मारने के बाद वो सीधा इस दद्दू के ऊपर ही टूट पड़ता है। वो दद्दू जोर से चिल्लाता है, ज़ैनर मेरी मदद करो। पर ज़ैनर दद्दू की बातें सुनने के बावजूद उसकी मदद करने की बजाय तुरंत ही दौड़ पड़ता है बाहर के लिए। वो जोर से चिल्लाता है, डैम इट। और वो मनी मन सोचता है, मुझे तुरंत ही यहाँ से भागना होगा, जैसे ही मैं यहाँ से भाग के गेम में एंटर कर जाऊंगा मैं सेफ रहूंगा। वही सोच के अब भी कंफ्यूज था और उसके भी पसीने छूट रहे थे कि गॉड फॉरसेकन गेम का मॉन्स्टर रियलिटी में आया कैसे। पर वो ये सारी चीजें इग्नोर करते हुए सोचता है कि जैसे ही मैं गेम में लेवल 10 तक पहुंचूंगा और अपनी एबिलिटीज को रियलिटी में एक्सट्रैक्ट कर लूंगा, फिर तो मुझे कोई भी नहीं धमका पाएगा। पर बाहर निकलते ही उसे क्विंगफिंग अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए नजर आता है और वो कंफ्यूजन में सोचता है, वेट ये तो। पर वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही क्विंगफिंग अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और अगले ही पल उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। मरते टाइम भी उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी और एमसी इसको मारते हुए आगे निकल जाता है। क्विंगफिंग स्टेल्थ मोड में आगे बढ़ जाता है, पर यहाँ डोंगफेंग जियान का सर अब भी शायद से अलाइव था और ये कांपती आवाज में शैडो का नाम चिल्लाता है। और तभी उसके आसपास से लाल लाइट सी जलने लगती है, चारों तरफ फूल खिलने लग जाते हैं। इसके सर से, उसकी बॉडी से, शरीर से, हाथों से, हर जगह से फूल खिलने लगते हैं। और जी हाँ, एमसी ने ब्लॉसमिंग कर्स का इस्तेमाल किया था। फिर क्विंगफिंग हाथ बढ़ा के सारी लाइफ स्पैम को इसके अंदर से एब्जॉर्व करता है और एमसी के पास एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने 27,000 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम और 482 सालों की नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम एब्जॉर्व कर ली है। ये देख के तो क्विंगफिंग भी बहुत खुश हो जाता है और वो एक मुस्कुराहट के साथ कहता है, ये तो कितनी ग्रेट लूट थी। और क्विंगफिंग की इसी मुस्कुराहट के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। वेल, यहाँ पर अब वो रियलिटी में आ चुका है तो एक काम को निपटाने के लिए तो नहीं आया है, मतलब कि वो इसके बाद सीधा क्वांसीसी की तरफ भी जाने वाला होगा। वेल इस एपिसोड में मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया। आई होप तुम लोगों को भी मजा आया होगा। और आगे के चैप्टर्स के लिए क्या तुम एक्साइटेड हो? मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो अब तुम लोग इस वीडियो को पहले लाइक कर दो, वरना आगे का चैप्टर थोड़ा लेट हो जाएगा।